एंड वेलकम बैक टू टेकमेंस ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एआई की यूनिट 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स। इस यूनिट में ये 5 सेशंस है। वी विल कवर दीस सेशंस इन दिस वीडियो। So let's start with the session 1, importance of model evaluation. So what is this evaluation? Evaluation का मतलब होता है मॉडल बनने के बाद जब हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है वो अच्छा मॉडल बनाया है या नहीं, देन उस प्रोसेस को हम मॉडल इवैल्यूएशन कहते हैं। सो अच्छा मॉडल से क्या मतलब होता है कि जिस टास्क के लिए हमने अपने मॉडल को बनाया था, क्या वो टास्क ये मॉडल फुलफिल कर पा रहा है अच्छे से या नहीं, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो वो हम मॉडल इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। तो इवैल्यूएट करने के लिए मॉडल को हम डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज करते हैं। डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स। उन मैट्रिक्स को यूज करके हम अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं और ये मैट्रिक्स हमें फीडबैक देते हैं और इन फीडबैक्स के बेसिस पे हम इंप्रूवमेंट करते हैं। अगर मॉडल हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, एरर प्रोवाइड कर रहा है, तो अगेन हम अपने मॉडल में चेंजेस करेंगे। तो फीडबैक के बेसिस पे हम अपने मॉडल के अंदर चेंजेस करते हैं और अगेन देन उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं यूजिंग द सेम मैट्रिक्स। और अगेन ये मैट्रिक्स हमें फीडबैक देते हैं और इन फीडबैक के बेसिस पे अगेन हम अपने मॉडल में चेंजेस करते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक मॉडल हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर देता। सो इसी वजह से हमें मॉडल को इवैल्यूएट करना जरूरी होता है, क्योंकि मॉडल इवैल्यूएशन के बाद ही हमें अपने मॉडल की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चलती है। जिस टास्क के लिए हमने अपना मॉडल बनाया है, क्या उस टास्क के लिए ये जो मॉडल है वो सूट कर रहा है या नहीं, वो उस टास्क को ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो हमें मॉडल इवैल्यूएशन के टाइम पर पता चलता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल के अंदर चेंजेस करते हैं। और जब तक वो मॉडल उस पर्टिकुलर टास्क के लिए सुटेबल नहीं हो जाता, उस पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाता, तब तक हम अपने मॉडल में चेंजेस करते हैं, उसकी वीकनेसेस को रिमूव करते हैं। इसी वजह से मॉडल इवैल्यूएशन के बाद जो मॉडल हमें मिलता है वो एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल मॉडल बनता है। तो इसी वजह से हमें मॉडल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है ताकि हम एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल एआई मॉडल बना पाए, राइट? Now the session 2 is about splitting the training set data for evaluation. मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा से हम चेक करते हैं मॉडल का परफॉर्मेंस, बट ये जो डेटा होता है ट्रेनिंग डेटा से अलग होना चाहिए। तो हमारे पास जितना भी ट्रेनिंग सेट डेटा होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। और ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है, डेटा को डिवाइड करना 2 पार्ट्स में, ये ट्रेनिंग से भी पहले किया जाता है, राइट? सो जब हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं मॉडलिंग वाली स्टेज पर, उससे पहले हम जितना भी डेटा हमारे पास होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास 1000 इमेजेस है एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए, तो इस 1000 इमेजेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से 8000 इमेजेस हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए रखेंगे एंड 2000 इमेजेस हम अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना भी डेटा होता है उसे 80-20 की रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ये रेशियो 75-25 भी हो सकता है या 85-15 भी हो सकता है। सो ये रेशियो वेरी भी कर सकती है, बट मोस्ट कॉमनली 80% डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। सो ये जो 20% डेटा हमने टेस्टिंग के लिए रखा है, इसी डेटा को हम यूज करते हैं अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सो इवैल्यूएटिंग स्टेज पर जो डेटा हम यूज करते हैं वो टेस्टिंग डेटा होता है, राइट? और जब हम अपने मॉडल को बना रहे होते हैं मॉडलिंग के टाइम पर, उस समय जो डेटा यूज होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है। और ये जो डेटा स्प्लिटिंग है, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, ये स्पेसिफिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के लिए किया जाता है, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स में हम एक ऐसा मॉडल बना रहे होते हैं जिसमें मॉडल्स लेबल को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट? सो सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के केस में हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं और एक पार्ट को हम टेस्टिंग डेटा कहते हैं। और ये जो टेस्टिंग डेटा होता है इसको हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन के टाइम पर। बट हमें जरूरत क्यों पड़ती है डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की? एक्चुअली में जब हम अपना मॉडल बना लेते हैं, उसके बाद जब हम अपने डेटा से मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, लेट्स से ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा से हमने ट्रेन करवा दिया अपने मॉडल को, तो जो मॉडल तैयार होता है, अब इस मॉडल को इस ट्रेनिंग सेट की सारी नॉलेज है, तो इस ट्रेनिंग सेट डेटा में से अगर इस मॉडल से कुछ भी पूछा जाएगा तो ये करेक्ट आंसर देगा। इसको आप इसी तरीके से रिलेट कर सकते हो, लाइक जैसे एक इमेज को दिखाकर हमने एक 5 साल के बच्चे को बताया कि ये जो इमेज है ये कैट की इमेज है। अब अगर आप उससे दोबारा पूछोगे किसकी इमेज है, वो बताएगा कैट की इमेज है। तो हमें लगेगा कि बच्चे को तो
बहुत अच्छे से लर्न हो गया है, उसे समझ में आ गया है कि इमेज कैट की है, बट हमें रियलिटी में तब पता चलेगा कि उसे समझ में आ गया कैट कैसे दिखती है अगर हम उसे कि कोई डिफरेंट बुक में कोई डिफरेंट पोज में उस कैट को दिखाएंगे। लाइक एक कैट जंप कर रही है या रन कर रही है, डिफरेंट पोज है, डिफरेंट बुक में कोई डिफरेंट इमेज है, उसको दिखाकर अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि ये किसकी इमेज है, तो अगर वो उस टाइम पर उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि ये इमेज कैट की है, तो इसका मतलब बच्चे को समझ में आ गया कि कैट किस तरह की होती है। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग मॉडल हमने बनाया है, अगर इस ट्रेनिंग मॉडल से जिस डेटा से हमने ट्रेन किया इसी से अगर हम टेस्ट करवा देंगे तो हमारा जो मॉडल बनेगा वो ओवर फिटेड मॉडल बनेगा, मतलब वो हर बार करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो इस ट्रेनिंग डेटा सेट से सारा सब कुछ लर्न कर चुका है, तो वो हमेशा करेक्ट आंसर्स देगा। तो इसीलिए हम उसे बिल्कुल नया सेट से इवेलुएट करते हैं। ये टेस्टिंग डेटा वो डेटा होता है जो ट्रेनिंग के टाइम पे यूज नहीं होता। अगर इस नए डेटा सेट से भी वो अगर मॉडल सही प्रेडिक्शन कर रहा है तो इसका मतलब हमने जो मॉडल बनाया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो इसी वजह से हम अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ज्यादा डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं ताकि हम अपने मॉडल को लर्न करवा सके, और जो कम डेटा होता है उसको हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं, उससे हम अपने मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं ताकि ओवर फिटिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अगर हम ट्रेनिंग सेट डेटा यूज करेंगे तो। राइट, नाउ सेशन 3 इज अबाउट एक्यूरेसी एंड एरर। सो एक्यूरेसी एंड एरर का मतलब क्या होता है, जब हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं तो मॉडल रिजल्ट देता है हमें, वो जो मॉडल का रिजल्ट होता है उसे हम प्रिडिक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया उसे हम रियलिटी से मैच करेंगे, रियलिटी की जो आंसर्स होते हैं उसे हम एक्चुअल वैल्यूज कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो मॉडल आंसर दे रहा है और जो एक्चुअल में जो रिजल्ट है उससे मैच करता है नहीं। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब मॉडल का रिजल्ट एक्यूरेट है, अगर मैच नहीं करता तो इसका मतलब मॉडल ने एरर जनरेट किया है, मतलब उसका रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, विच मींस अगर हमने अपने मॉडल को 10 टाइम्स टेस्ट किया है, लेट्स से अगर वो 7 टाइम्स एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। राइट, कि कितने नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस उसके करेक्ट हैं, रियलिटी से मैच किए हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और एरर का मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं किए। सो यहाँ पर अगर 10 में से 7 उसकी एक्यूरेसी है तो इसका मतलब जो 3/10 है, दिस इज द एरर रेट ऑफ आवर मॉडल। राइट, सो इसका मतलब 30% मॉडल हमारा इनकरेक्ट यानी एरर जनरेट कर रहा है और 70% हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल का जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हमारा 70% एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हमारा मॉडल 70% परफॉर्मेंस दे रहा है। से अगर 10 के 10 बार मॉडल सही रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब हमारा मॉडल का परफॉर्मेंस 100% करेक्ट है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कम एक्यूरेसी मतलब बैड परफॉर्मेंस, ज्यादा एक्यूरेसी मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। एंड एरर क्वांटिफाइज हाउ ऑफन द मॉडल मेक्स मिस्टेक। सो अगर 30% एरर रेट है तो इसका मतलब है कि वो 100 में से 30 टाइम्स इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। राइट, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक्यूरेसी निकालने को दी जाएगी, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको प्रिडिक्शन वैल्यूज और एक्चुअल वैल्यूज दी होंगी। सो एक्चुअल वैल्यूज मतलब रियलिटी में सपोज 402 के नंबर ऑफ प्राइसेस है और इसमें मॉडल ने कितने सही प्रिडिक्शन दिए हैं, 391 के प्रिडिक्शंस दिए हैं, विच मीन्स ये मॉडल ने सही प्रेडिक्शन किए हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर एक्यूरेसी है जो डायरेक्ट दी हुई है कि मॉडल ने कितने सही प्रेडिक्शंस किए हैं। 391 के मॉडल ने सही प्रेडिक्शंस किए हैं। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमें एरर पता चल जाएगा। तो एरर क्या होगा, 402 के माइनस 391 के, वी विल गेट द 11 के। तो सो दीज आर द एरर्स, बट ये डायरेक्टली 11,000 एरर्स दिए हैं। अगर एरर रेट निकालना हो तो आपको क्या करोगे, जो भी जितने भी एरर्स हैं उसको टोटल से डिवाइड कर दो। टोटल कितने दिए हुए, 402 के, तो हम 11 के को 402 के से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द रेट, विच मीन्स एक में से 0.027 वो एरर देता है। और इसे अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 2.7, यानी इतने परसेंटेज रिजल्ट वो गलत जनरेट करता है। यानी 100 में से 2.7% टाइम्स मॉडल हमारा एरर जनरेट करता है। और एक्यूरेसी अगर निकालनी हो तो एक्यूरेसी का रेट क्या होगा,
एरर रेट अगर 0.27 है तो 1 में से माइनस कर दो, ये एक्यूरेसी रेट आ जाएगा। या फिर एक निकालने का तरीका ये भी है कि आप ये जो एक्यूरेसी है इसको डिवाइड कर दो 402k से, वो थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो एरर रेट दिया हुआ है इसको 1 में से माइनस कर देंगे। ये इजी प्रोसेस है, तो एग्जाम में आए अगर इस तरह का क्वेश्चन तो उसे निकालने में आपको टाइम लगेगा, तो बेटर है एरर रेट निकालने के बाद उसे 1 में से माइनस कर दोगे तो आपको इजिली ये एक्यूरेसी रेट मिल जाएगा। और इसे अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसी एक्यूरेसी रेट को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द 97.3% एक्यूरेसी, राइट। सो 2.7% हमारा एरर रेट था और 97.3% हमारा एक्यूरेसी रेट है, विच मीन्स 100 में से 97.3 टाइम्स मॉडल हमारा एक्यूरेट यानी सही रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट। सो इसी तरीके से आप बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सॉल्व कर सकते हो। नाउ सेशन 4 इज अबाउट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। सो हम अब उन मैट्रिक्स की बात करेंगे जिनसे हम अपना मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। बट इससे पहले हमने एक्यूरेसी एंड एरर पढ़ा, क्या उससे हमें परफॉर्मेंस नहीं पता चलता? एक्चुअली में एक्यूरेसी एंड एरर हमें ये बताता है कि हमारा जो मॉडल का रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो 100 में से अगर 70% एक्यूरेसी है तो मतलब 30% मॉडल गलत रिजल्ट दे रहा है, 70% वो सही रिजल्ट दे रहा है। बट सिंपली एक्यूरेसी एंड एरर से हम मॉडल का परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस को जज करने के लिए वी हैव टू सी द डिफरेंट मैट्रिक्स ऑल्सो। बहुत सारी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और भी होते हैं, उनके वो क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स सी दीज मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स। सो अभी हम जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो एक क्लासिफिकेशन मॉडल की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होते हैं? तो क्लासिफिकेशन मॉडल सुपरवाइज मॉडल्स होते हैं। सुपरवाइज मॉडल्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक क्लासिफिकेशन टाइप के और एक रिग्रेशन टाइप के। तो रिग्रेशन में तो कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हैं, बट क्लासिफिकेशन में एक स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ईमेल फिल्टरिंग का मॉडल बना रहे हो तो वो दो कैटेगरी में ईमेल को डिवाइड कर सकता है कि दीज आर द स्पैम ईमेल्स, दीज आर नॉट स्पैम ईमेल्स, राइट। इसी तरीके से फ्रॉड डिटेक्शन में ये ट्रांजेक्शंस फ्रॉड हैं, ये ट्रांजेक्शंस फ्रॉड नहीं है, दो कैटेगरी हो गई। ऐसे ही सुपरमार्केट के आइटम्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे एक ग्रोसरी आइटम्स हैं, एक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आइटम्स हैं। यहाँ पर दो कैटेगरीज दी हैं, बट ऐसा नहीं क्लासिफिकेशन मॉडल में दो ही कैटेगरी प्रेडिक्ट की जाती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, बट सारी काउंटेबल होती हैं। तो मैक्सिमम 3 या 4 कैटेगरी यूजुअली होती है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल वो होते हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी प्रेडिक्ट करते हैं। तो इन मॉडल्स का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो मैट्रिक्स यूज होते हैं वो ये 4 मैट्रिक्स हैं। और भी मैट्रिक्स होते हैं बट आपकी बुक में बेसिकली इन 4 मैट्रिक्स की बात की गई है, तो हम इन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज मैट्रिक्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझते हैं। नाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक 2x2 की टेबल है, विच मीन्स 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इस टेबल के अंदर हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं। तो मॉडल की परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मॉडल जो रिजल्ट देता है उस रिजल्ट को इस टेबल के अंदर शो करते हैं। जो मॉडल रिजल्ट देता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उन रिजल्ट्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। इसको हम टेबल में शो करते हैं। टेबल कुछ इस टाइप की होती है, 2 रोज हैं इस टेबल में और 2 कॉलम्स हैं, और ऊपर जो कॉलम्स हैं यहाँ पर प्रिडिक्टेड वैल्यू सकते हो या फिर यस लिखते हो। यस में आंसर्स कर रहा है, 0 मीन्स नो, जो मॉडल नो में आंसर्स करता है। और यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यूज का लेबल लगाते हैं। एक्चुअल वैल्यूज मतलब रियलिटी में, यानी जो मॉडल यस में आंसर दे रहा है वो रियलिटी में भी यस है या नहीं। तो जो फर्स्ट रो है दिस इज द यस आंसर्स इन द रियलिटीज, एंड जो सेकंड रो है दीज आर द नो आंसर्स इन रियलिटी, राइट, जिसको हम 0 भी डिनोट कर सकते हैं। सो 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस। सो फर्स्ट कॉलम मॉडल के यस आंसर्स हैं और फर्स्ट रो एक्चुअल में जो यस आंसर्स हैं वो हैं, राइट। अभी इस टेबल को हम समझेंगे। पहले हम इन जो 4 टाइप के रिजल्ट्स हैं इनको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। तो मैंने यहाँ पर एक डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल लिया है जो ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है या नहीं है।
तो लेट्स से मॉडल यस में आंसर करता है कि जो भी अभी मेरे पास केस आया है वो इन्फेक्टेड पर्सन का है, बट जब एक्चुअली में चेक किया गया तो इन्फेक्टेड था, तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल का रिजल्ट है एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है, तो इस तरह के रिजल्ट को हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। सो ट्रू का मतलब होता है मॉडल का जो रिजल्ट है वो मैच कर गया है। इसी तरीके से लेट्स से मॉडल ने नो रिजल्ट दिया है और वो एक्चुअल में भी नो था, तो यहाँ पर भी मॉडल का रिजल्ट मैच किया, तो ये भी ट्रू रिजल्ट है, बट इस तरह के रिजल्ट को हम ट्रू नेगेटिव कहते हैं। तो इसका मतलब जब मॉडल का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता है तो उसे ट्रू रिजल्ट बोलते हैं। ट्रू पॉजिटिव मतलब मॉडल ने यस में आंसर दिया है, और जब कोई रिजल्ट ट्रू नेगेटिव होता है तो इसका मतलब मॉडल ने नो में आंसर किया है, और ट्रू का मतलब वो जो नो है मॉडल का वो एक्चुअल से मैच कर रहा है, राइट। इसी तरीके से लेट्स से मॉडल ने यस में प्रेडिक्शन किया है और वो एक्चुअल से मैच नहीं किया इस बार, तो इस बार ट्रू रिजल्ट नहीं है, तो इस बार क्या रिजल्ट है, फॉल्स रिजल्ट है, बट इस रिजल्ट को हम पॉजिटिव कह रहे हैं क्योंकि मॉडल ने यस में आंसर किया है। सो मॉडल पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है बट ये पॉजिटिव रिजल्ट एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए दिस रिजल्ट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। इन द सेम वे मॉडल ने नो रिजल्ट किया, अगर ये मैच नहीं करता तो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट। सो जब मॉडल का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं करता वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब मॉडल यस कह रहा है और नेगेटिव मतलब मॉडल नो कह रहा है, राइट। और जब मॉडल का रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता है तो वो ट्रू पॉजिटिव या ट्रू नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग मॉडल क्या आंसर कर रहा है। अगर यस आंसर कर रहा है तो ट्रू पॉजिटिव, नो आंसर कर रहा है तो ट्रू नेगेटिव, पर ट्रू का मतलब है वो मैच कर रहा है रियलिटी केसेस से। अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो सेम इसी मॉडल के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स से हमने 10 टाइम्स अपने मॉडल को चेक किया और मॉडल ने ये सभी आंसर्स हमें प्रोवाइड किए, राइट। और दिस इज द टेबल जो हमें क्रिएट करनी है, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो ऊपर कॉलम्स के ऊपर आप मॉडल की रिजल्ट लिखेंगे, सो दीज आर द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, राइट। तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर आपको यस हेडिंग डालनी है, सेकंड कॉलम पे आपको नो हेडिंग डालनी है। आपको कभी कभी यहाँ पर 1 भी मिल सकता है और यहाँ 0 मिल सकता है, आप लिख भी सकते हो। एंड यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है एक्चुअल वैल्यूज की, तो जो रियलिटी के केसेस हैं। तो फर्स्ट रो में आपको यस वाले फिल करना है, यहाँ नो वाले फिल करना है। नाउ अब हमें ये 4 टाइप के रिजल्ट इस टेबल के अंदर फिल करने हैं, राइट। जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर टीपी रिजल्ट्स भरे जाते हैं। टीपी मतलब मॉडल यस में आंसर कर रहा है और ये जो यस है वो एक्चुअल यस से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई टीपी यहाँ आएगा, राइट। और नो का मतलब मॉडल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, राइट, बट ये जो नेगेटिव है ये एक्चुअल में मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव फिल करेंगे, राइट। अब ये मॉडल यस में आंसर कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट ये वाला जो पॉजिटिव है ये एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फिल करेंगे। सेम यहाँ पर मॉडल नो रिजल्ट कर रहा है तो मतलब नेगेटिव रिजल्ट, बट ये जो नेगेटिव है अगर हम देखें तो एक्चुअल से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स। तो ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं यहाँ पर मॉडल के जो रिजल्ट्स है वो मैच कर रहे हैं। सो अगर हम इन यहाँ पर देखें तो कितने ऐसे रिजल्ट है जो टीपी हैं, यानी यस यस वाले, तो वी कैन सी यस यस वाला सिर्फ एक ही रिजल्ट है, 2 रिजल्ट्स हैं, तो इसका मतलब हमारे जो टोटल टीपी हैं वो कितने हैं, 2, तो 2 वैल्यूज हम यहाँ फिल करेंगे। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कितने, फॉल्स नेगेटिव का मतलब मॉडल ने नो में आंसर किया है, सो वी कैन सी नो ये है, बट ये एक्चुअल से मैच कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, दिस मीन्स this is the false negative result, right। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, एक ये नो है जो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, तो ये भी false negative results। तो हमारे पास 2 ही false negative result हैं, तो यहाँ पर हम 2 फिल करेंगे, राइट। तो ऐसा नो रिजल्ट जो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मैच यस वैल्यूज है, तो ये यस और ये नो मैच नहीं कर रहा, तो फॉल्स नेगेटिव हमने यहाँ फिल किया। अब यहाँ पर अगेन मॉडल का यस रिजल्ट, बट ऐसा यस रिजल्ट जो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, यानी एफपी रिजल्ट्स। तो मॉडल का यस जो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, सो दिस एंड दिस वन, क्योंकि मॉडल ने यहाँ पर यस किया, ये मैच नहीं कर रहा, तो दिस मीन्स दिस इज द एफपी रिजल्ट। और FP अगर हम और देखें तो और कोई नहीं, सिर्फ एक FP है, तो हम यहाँ पर 1 फिल करेंगे। एंड TN मतलब ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स, मॉडल के नो रिजल्ट जो एक्चुअल से मैच कर रहे हैं, सो
ये मॉडल का नो रिजल्ट है और ये नो से मैच कर रहा, तो ट्रू नेगेटिव रिजल्ट। सो एक ट्रू नेगेटिव ये है, 2 3 4, राइट। तो 4 रिजल्ट्स हैं जो ट्रू नेगेटिव है, राइट। सो दिस इज हाउ वी फिल दिस टेबल। इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और प्रेडिक्शन मॉडल है जो ये बताएगा कि फ्रांस जीतेगा या नहीं। सो 12 टाइम्स मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्रांस वुड विन एंड फ्रांस वोन। तो इस तरह के रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, टीपी रिजल्ट्स, राइट, ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स। और 4 टाइम्स मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्रांस वुड विन और फ्रांस लॉस द कप। तो यहाँ पर अब मैच नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स रिजल्ट है। बट कौन सा फॉल्स है, फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है? तो यहाँ पर मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, वुड विन, यानी यस में रिजल्ट कर रहा है, तो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। और 21 टाइम्स मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है फ्रांस वुड नॉट विन। तो यहाँ पर मॉडल क्या रिजल्ट कर रहा है, नॉट विन। तो इसका मतलब मॉडल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। बट ये नेगेटिव रियलिटी से मैच कर रहा है, एक्चुअली में भी फ्रांस लॉस्ट कर दिया कप। तो इसका मतलब ये ट्रू रिजल्ट है क्योंकि मैच कर रहा है। ऐसे ही 6 टाइम्स मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वुड नॉट विन, ये भी नेगेटिव रिजल्ट है, बट ये एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल में तो फ्रांस जीत गया है, तो ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट है, राइट। तो अब इसे हम टेबल में इजिली फिल कर सकते हैं। ट्रू पॉजिटिव कितने, ट्रू पॉजिटिव हम यहाँ फिल करते हैं कितने, 12। और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कितने, 4 हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव को हम यहाँ फिल करते हैं क्योंकि पहली वाली जो कॉलम होते हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स फिल करते हैं। एंड देन फिर है ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स, वो हम यहाँ फिल करेंगे 21। और फिर है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, वो हम यहाँ फिल करेंगे 6, जो रियलिटी से मैच नहीं किए, राइट। सो इस तरीके से हम एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेबल क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स सी द सेकंड मैट्रिक, एक्यूरेसी। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था, एक्यूरेसी का मतलब कितने मॉडल ने करेक्ट प्रेडिक्शंस किए हैं आउट ऑफ द टोटल प्रेडिक्शंस। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन वर्ड इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये जो एक्यूरेसी मैट्रिक है ये क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए इसके सामने क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी लिखा हुआ है। बट इसका फॉर्मूला सेम वही होगा, जितने भी करेक्ट प्रेडिक्शंस है उसको टोटल प्रेडिक्शन से डिवाइड करना। सो करेक्ट प्रेडिक्शंस मतलब मॉडल के ट्रू रिजल्ट्स, और टोटल प्रेडिक्शंस मतलब चारों तरह के रिजल्ट्स को हम प्लस कर देंगे। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो अभी हमने जो 2 प्रॉब्लम्स ली हैं, डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल एंड वो वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन मॉडल, इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं इनको यूज करते हैं क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकालने के लिए। तो जो डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल में ये चारों तरह के रिजल्ट्स थे वो ये वाले थे। अब इसकी अगर हमें क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टीपी एंड टीएन को प्लस करेंगे। तो मॉडल के जो करेक्ट रिजल्ट्स है वो ये दोनों है, 5 एंड 2, तो इन दोनों को हम ऊपर लिखेंगे और जो मॉडल के टोटल रिजल्ट्स हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो 7/10 अगर हम इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 0.7। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 70%। तो ये जो डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल है वो 70% एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। 100 में से 70 टाइम्स वो सही आंसर्स देता है, डिजीज को प्रेडिक्ट कर पाता है। और हम वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन मॉडल में क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी अगर हम निकालेंगे तो 12 + 21 ये मॉडल के करेक्ट रिजल्ट्स हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन से। तो चारों को अगर हम प्लस करेंगे वी विल गेट द 43। तो डिवाइड करने के बाद 0.767 मिलेगा। इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 76.7%। तो अब क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी से हमें मॉडल का परफॉर्मेंस पता चल जाता है, क्या एक्यूरेसी हम हमेशा यूज कर सकते हैं? इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 1000 डेटा सेट है, से हमने एक डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है, से वो कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है। तो उस 1000 पेशेंट्स का डेटा है और उसमें से 900 पेशेंट्स को कैंसर है और 100 पेशेंट्स को कैंसर नहीं है। तो इस केस के लिए अगर हम एक्यूरेसी को यूज करें, ये अनबैलेंस्ड डेटा सेट है, तो अगर अनबैलेंस्ड डेटा सेट पे हम एक्यूरेसी यूज करते हैं तो एक्यूरेसी कभी भी सही रिजल्ट नहीं देता है। लेट्स एज्यूम हमारे पास जो मॉडल बना है वो एक फॉल्टी मॉडल बना है और वो हमेशा यस में आंसर देता है, नो मैटर एक्चुअल रिजल्ट क्या है, वो हमेशा यस में ही आंसर देता है। सो अगर हम यहाँ पर एक्यूरेसी निकालेंगे तो टीपीएन टीएन को ऊपर प्लस करेंगे तो 900 जो केसेस होंगे वो मॉडल के सही होंगे, क्योंकि
मॉडल यस में आंसर कर रहा है और 900 केसेस यस मॉडल के सही हैं, बाकी के जो टी है ना वो 0 होंगे, क्योंकि मॉडल ने कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं दिया तो ट्रू नेगेटिव 0 होगा। सो वी विल गेट 900 और इसको हम टोटल प्रेडिक्शंस कितने, टोटल 1000 डेटा सेट है हमारे पास, टोटल हमने प्लस किया तो वी विल गेट 0.9, तो वी विल गेट द 90% क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। तो 90% एक फॉल्टी मॉडल एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। सो इसका मतलब ये मॉडल तो बहुत अच्छा है बट ये तो एक फॉल्ट मॉडल है। सो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि अनबैलेंस्ड डेटा सेट के लिए एक्यूरेसी कभी भी सही मैट्रिक नहीं हो सकता। बट अगर बैलेंस्ड डेटा सेट है, बैलेंस्ड डेटा सेट का मतलब क्या है, से हमारे पास 1000 डेटा सेट है, उसमें 500 पेशेंट्स को कैंसर है और 500 पेशेंट्स हैं हेल्दी हैं, राइट। तो इस तरह का जो डेटा सेट होता है उसे बैलेंस्ड डेटा सेट कहते हैं। तो इस तरह के केसेस में क्या होगा, अगर लेट से मॉडल फॉल्ट मॉडल है, मॉडल सारे आंसर यस में दे रहा है तब भी उसके सिर्फ आधे आंसर ही सही होंगे, क्योंकि जो 50% पेशेंट्स है उनको ही कैंसर है, और लेट से मॉडल नो में रिजल्ट दे रहा है तब भी वो 50% जो पेशेंट्स है उनको ही डिटेक्ट कर पाएगा कि ये हेल्दी है, इनको कैंसर नहीं है, तो तब भी जो मॉडल का रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो बैलेंस डेटा सेट के केस में एक्यूरेसी मैट्रिक को यूज करना सही होता है, बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो आपको कभी भी बैलेंस डेटा सेट नहीं मिलेगा। ऐसा किसी भी प्रॉब्लम में नहीं होगा कि 500 आपको पॉजिटिव केसेस मिलेंगे और 500 नेगेटिव केसेस मिलेंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोनों केसेस में आपको नहीं मिल सकती। सो इसीलिए जो अदर मैट्रिक्स हैं जैसे प्रिसिजन, रिकॉल, एफएन स्कोर है, इनको यूज करना पड़ता है अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो इसलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैट्रिक, प्रिसिजन। प्रिसिजन का मतलब है जितने भी टोटल मॉडल के पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं, जब मॉडल यस में आंसर्स दे रहा है उनमें से करेक्ट कितने हैं, कितने एक्चुअल से मैच किए, वो प्रिसिजन बताता है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव पॉजिटिव एग्जांपल्स, तो इसको हम नीचे लिखेंगे और इनमें से कितने करेक्ट निकले उसको हम ऊपर लिखेंगे। So we can see in this confusion matrix जो मॉडल के आंसर्स होते हैं वो हम ऊपर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर यस वाले आंसर्स फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में टीपी एंड एफपी है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो वो हम नीचे लिखेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है, मॉडल के पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है जो मॉडल ने यस में आंसर दिए, बट इन दोनों में से सही कौन सा निकला, टीपी वाला, राइट। तो अगर एक मॉडल 84% प्रिसिजन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो 100 केसेस बताए कि हार्ट डिजीज है उसमें से सिर्फ 84% केसेस ही रियलिटी से मैच किए, उनको हार्ट डिजीज था, बाकी जो 16% है उनको हार्ट डिजीज था ही नहीं, बट फिर भी मॉडल कह रहा है कि उनको हार्ट डिजीज है, राइट। तो दिस मीन्स इतने मॉडल के जो यस हैं वो सही निकले, राइट। अब ये प्रिसिजन को यूज कब करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मॉडल है जो सैटेलाइट के लिए वेदर को प्रिडिक्ट करेगा कि वेदर अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम इस केस में देखें, अगर मॉडल बैड वेदर बता रहा है और अगर ये गलत निकल जाए, यानी जब वो बैड वेदर बता रहा है, जब वो कह रहा है कि नो दिस इज नॉट द वेदर टू लॉन्च द सैटेलाइट, तो हम क्या करेंगे, जब मॉडल नो कह रहा है तो हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे, बट ये गलत था उसका आंसर, एक्चुअली में तो अच्छा वेदर था, बट इससे कोई नुकसान हुआ, आपने सैटेलाइट लॉन्च नहीं की, एक अच्छा वेदर वाला जो दिन था वो आपसे मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, ये बियर किया जा सकता है। बट जब मॉडल ये कहता है कि इट्स अ गुड वेदर और वो रियलिटी में बैड वेदर है, और अब आप मॉडल के आंसर को यूज करके सैटेलाइट को लॉन्च कर दोगे, तो क्या होगा, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस यूज होते हैं सारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैड वेदर में सैटेलाइट अच्छे से लॉन्च नहीं हो पाएगी, सो इट विल बी फेल्यूर। अब ये जो आंसर है मॉडल का आंसर यहाँ पर यस में दे रहा है और एक्चुअली में ये यस मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में इसको बेयर करना मुश्किल है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो यस है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। तो मॉडल का जब पॉजिटिव मैच नहीं करता रियलिटी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि वो रियलिटी से मैच नहीं किया। तो यानी जो फॉल्स पॉजिटिव केसेस होते हैं मॉडल के, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बेयर करना इम्पॉसिबल है, इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाएगी, साथ में रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, राइट।
तो इसीलिए इस तरह के केसेस में जहां पर फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हमें प्रिसीजन को कैलकुलेट करना होगा, और अगर प्रिसीजन 100% है तभी हम अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे, राइट। तो इस केस में उन एफपीज को कम से कम करेंगे ताकि प्रिसीजन हमारा 100% निकल सके, राइट। तो इस तरह के केसेस में हम प्रिसीजन यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैट्रिक, रिकॉल। तो रिकॉल प्रिसीजन का उल्टा है। प्रिसीजन हम कब यूज करते हैं? मॉडल के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है उसमें से कितने सही निकले, बट रिकॉल हम यूज करते हैं रियलिटी में कितने सही हैं। आप आर से याद रख सकते हो, प्रिसीजन पी से शुरू होता है यानी मॉडल के सही रिजल्ट्स, रिकॉल आर से शुरू होते हैं यानी रियलिटी के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो रियलिटी में जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो मॉडल सही से रिकॉग्नाइज कर पाया है नहीं, उनको आइडेंटिफाई कर पाया है नहीं, वो हम रिकॉल से पता करेंगे। सो रिकॉल का फॉर्मूला क्या होगा? टीपी को हम डिवाइड करेंगे टीपी प्लस एफएन से। सो अगर हम देखें एक्चुअली में यानी जो रियलिटी के केसेस है वो हम यहाँ लिखते हैं एक्चुअल केसेस। जैसे मैंने आपको बताया रिकॉल आर से स्टार्ट होता है, तो रियलिटी के केसेस को देखेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स कौन से होते हैं? यस वाले। तो यस वाली फर्स्ट रो है हमारी, इसमें दो टीपी एंड एफएन दोनों है। तो टीपी एंड एफएन को नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इस टीपी में और एफएन में से मॉडल कितने सही से रिकॉग्नाइज कर पाया? मॉडल का जो यस वाले आंसर है, टीपी वाला आंसर, राइट, वो हम ऊपर लिखेंगे। तो आपने देखा प्रिसीजन में भी टीपी ऊपर था, रिकॉल में भी टीपी ऊपर था, बस एफपी और एफएन का डिफरेंस है। प्रिसीजन में एफपी यूज करते हैं और रिकॉल में हम एफएन यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिकॉल। तो अगर किसी प्रॉब्लम में रिकॉल आपको 86% मिल रहा है, से डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल के लिए 86% रिकॉल दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रियलिटी में 100 पेशेंट्स को डिजीज था और उन 100 रियल केसेस में से सिर्फ 86% ही हमारा मॉडल आइडेंटिफाई कर पा रहा है, राइट। राइट, सो रिकॉल मींस रियलिटी के केसेस में से कितना मॉडल आइडेंटिफाई कर पाया। तो इसको अब यूज कहाँ करेंगे? इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मॉडल है कोविड-19 प्रेडिक्शन मॉडल, जो बताता है कि एक पेशेंट को कोविड है या नहीं है। सो हियर पॉजिटिव मतलब मॉडल कह रहा है कि यस इस पर्टिकुलर पेशेंट को कोविड है, नेगेटिव मतलब नहीं, कोविड नहीं है। तो अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम देखें, से एक पेशेंट को कोविड नहीं है, अगर मॉडल कह रहा है कोविड है, तो आप क्या करोगे? उसे कोविड-19 का इंजेक्शन लगा दोगे ताकि उसे कोविड-19 से उसका बचाव हो पाए। तो अब इससे कोई नुकसान होगा? नहीं, वो कोविड-19 से बचा रहेगा, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट लेट्स से एक पेशेंट को रियल में कोविड है और मॉडल कह रहा है कि नहीं है, अब क्या होगा? अब उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा, बट ये डिजीज इतना खतरनाक है, हो सकता है इस कोविड-19 की वजह से उसकी जान जा सके। तो इस कोविड-19 के केस में जो मॉडल का नेगेटिव रिजल्ट है, जो रियलिटी से मैच नहीं करता, उसको बियर नहीं किया जा सकता। सो नेगेटिव रिजल्ट जब फॉल्स निकल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स नेगेटिव। तो मॉडल के जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको बियर नहीं किया जा सकता अगर आप कोविड-19 की प्रॉब्लम के लिए मॉडल को यूज कर रहे हो। तो इसीलिए ऐसे केसेस में हम रिकॉल निकालेंगे, राइट, रिकॉल जहां पर फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो इस केस में हम फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स को कम से कम करेंगे, अपने मॉडल में इंप्रूवमेंट करेंगे, और जब रिकॉल अच्छा रिजल्ट देने लगे, से 99% या 100% रिकॉल रिजल्ट दे रहा है, तब हम इस पर्टिकुलर मॉडल को कोविड-19 के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि कहां पर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और कहां पर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मैट्रिक चूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैट्रिक, एफएन स्कोर। ये हम यूज करते हैं जब दोनों रिजल्ट्स प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। तो एफएन स्कोर को हार्मोनिक मीन बोला जाता है ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिसीजन रिकॉल को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों के प्लस से, एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन सी हार्मोनिक मीन भी इसी तरीके से निकलता है। तो दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द प्रिसीजन एंड रिकॉल। सो अब इसको यूज कहाँ करेंगे? जहां पर एफपी भी इंपॉर्टेंट है और एफ1 भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टाइप के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वहां पर हम इन दोनों का बैलेंस निकालने के लिए एफएन स्कोर निकालेंगे, राइट। सो दीज आर द 5 मैट्रिक्स। नाउ अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है।
तो यहाँ पर एक मॉडल है जो फ्रॉड ट्रांजेक्शंस को डिटेक्ट कर रहा है। सो ये 10 ट्रांजेक्शंस है, ये रियलिटी वाली ट्रांजेक्शंस है कि कौन सी फ्रॉड है कौन सी फ्रॉड नहीं है। ये मॉडल के रिजल्ट्स हैं। अब इन मॉडल के रिजल्ट्स को यूज करके दिस इज द मैट्रिक्स वी विल गेट। नाउ इफ यू सी दिस प्रॉब्लम, फ्रॉड ट्रांजेक्शंस को डिटेक्ट करना, तो ऐसे केसेस में कौन सा मैट्रिक्स सही रहेगा? अगर आप देखो, मेनली एक्यूरेसी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बैलेंस्ड डेटा सेट है। तो वी कैन सी हेयर जो डेटा सेट है वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ केसेस नहीं है, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस फ्रॉड हैं, बाकी की सारी ट्रांजेक्शंस नॉन फ्रॉड है। सो दिस इज नॉट द बैलेंस्ड डेटा सेट, अनबैलेंस्ड डेटा सेट है। तो हमें प्रिसीजन, रिकॉल और FN स्कोर तीनों में से चेक करना पड़ेगा कौन सा मैट्रिक्स सही रहेगा। सो अगर हम देखें FP इंपॉर्टेंट है या FN इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हम प्रिसीजन यूज करेंगे, रिकॉल यूज करेंगे। अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो हम फिर FN स्कोर यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं FP इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है या नहीं। FP का मतलब है मॉडल का यस आंसर। तो मॉडल जब ये कह रहा है कि फ्रॉड है, क्या वो इंपॉर्टेंट है? जब मॉडल ये कहेगा कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फ्रॉड है, तो क्या करेंगे हम? उस ट्रांजेक्शन पर ध्यान देंगे, यूजर को मैसेज भेजेंगे कि दिस इज द फ्रॉड ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शंस आपने की है या नहीं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम कोई स्टेप लेंगे, राइट? बट जब रियलिटी में देखा तो वो नॉन फ्रॉड है, तो क्या होगा? आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बट आपका कोई नुकसान नहीं होगा, राइट? किसी भी कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसका मतलब जो FP रिजल्ट है उसको बियर किया जा सकता है। अब हम फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स देखते हैं। फॉल्स नेगेटिव का मतलब मॉडल नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, दैट इज नॉन फ्रॉड रिजल्ट दे रहा है कि मॉडल कह रहा है फ्रॉड नहीं है, और वो गलत निकल जाए, यानी एक्चुअली में वो फ्रॉड हो, तब क्या होगा? मॉडल कह रहा है नॉन फ्रॉड है, तो हम उस ट्रांजेक्शंस पे ध्यान नहीं देंगे, उस ट्रांजेक्शंस को होने देंगे। तो क्या होगा? कस्टमर का नुकसान हो जाएगा, कस्टमर के जो पैसे हैं उस अकाउंट से डेबिट हो सकते हैं, राइट? तो इसीलिए जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हम क्या निकालते हैं? रिकॉल निकालते हैं। तो इस केस में रिकॉल मैट्रिक को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉल मैट्रिक इज यूज्ड टू इवैल्यूएट दिस मॉडल, right? So I hope you have understood all the 5 metrics. Now let's move to the session 5. This is session 5. Ethical concerns around the model evaluation. So जब हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं तो कुछ एथिकल इश्यूज हो सकता है आपके मैट्रिक चूज करने से मॉडल के अंदर क्रिएट हो जाए, तो उन एथिकल कंसर्न्स पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट इज द बायसनेस। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी मैट्रिक यूज कर रहे हो कहीं उससे मॉडल के अंदर कोई बायसनेस तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप मैट्रिक चूज करो उससे किसी भी तरह की बायसनेस क्रिएट ना हो, कोई भी बायस्ड रिजल्ट मॉडल प्रोवाइड ना करे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको ट्रांसपेरेंट रहना। आप जो भी मैट्रिक यूज कर रहे हो अपने मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, उस मैट्रिक को आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, बताना है कि आपने ये वाले मैट्रिक्स इस पर्टिकुलर मॉडल्स में यूज किए, राइट? सो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हिडन नहीं रखनी है। एंड द नेक्स्ट कंसर्न इज द अकाउंटेबिलिटी। अगर आप का जो मॉडल है कुछ गलत रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, उससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको रखनी है, क्योंकि आपने जो मैट्रिक यूज किया है उसकी वजह से वो रिजल्ट क्रिएट हुआ है। तो उस रिजल्ट की वजह से किसी का भी नुकसान हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको रखनी है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आप जो भी मैट्रिक यूज करोगे अपने मॉडल को टेस्ट करने के लिए, राइट? सो दीज आर द कंसर्न्स अराउंड द मॉडल इवैल्यूएशन. So this is the whole chapter. In the next video I'll cover the next chapter. So that's it for today. Like and subscribe my channel. I'll see you in the next video.